फिर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, या फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन देखते हैं। तो इसमें हुआ ये कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज जी ऑफ एक्स और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, वेयर ए एक्स प्लस बी अपने पास एक लीनियर फंक्शन हो गया, लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स। तो यानी कि अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स है तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/a टाइम्स जी ऑफ ए एक्स प्लस बी और प्लस कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहां से हुआ ये कि अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स है तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/a टाइम्स जी ऑफ ए एक्स प्लस बी। और यहाँ पर ए एक्स प्लस बी एक स्टैंडर्ड लीनियर एक्सप्रेशन अपने पास गिवन है। तो अब यहाँ से एक काम ही करते हैं कि सबसे पहले तो इसका मतलब इस थ्योरम का प्रूफ देख लेते हैं। तो अब हुआ ये था कि अपने को गिवन था इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस के। तो ये वाली चीज गिवन है और अपने को प्रूव करना था कि इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स विल बी 1/a टाइम्स जी ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो इसके लिए सिंपल एक काम ये किया कि इसका नाम रखा है इंटीग्रेशन आई। अब एक काम ये कर लेते हैं कि इसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं कि ए एक्स प्लस बी को टी अज्यूम कर लेते हैं और इसका नाम रखा है इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 को दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो a कांस्टेंट अपने पास गिवन था तो a को तो बाहर किया, x का डेरिवेटिव तो बन गया है 1, फिर b कांस्टेंट था तो b का डेरिवेटिव हो गया है 0 और t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में बन गया है dt अपॉन dx। तो अब एक काम ही करते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से अपने को मिला a इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो इसको थोड़ा और एडजस्ट करके लिखते हैं तो यहाँ से dx को लिखा जा सकता है 1/a dt और इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 का यूज गिवन इंटीग्रेशन i में किया जो कि कुछ ऐसे गिवन था i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी dx। तो अब इस इंटीग्रेशन को लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी के प्लेस पर t आ गया और dx के प्लेस पर आ गया है 1/a dt। तो अब एक काम ये किया 1/a कांस्टेंट था इसको अलग कर देते हैं, फिर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ t dt। तो ये अपने पास बन गया है 1/a। अब हुआ ये था कि अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स है तो एट द सेम टाइम एफ टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी विल बी जी ऑफ टी। तो इसको अगर देखा जाए तो ये अपने पास बन गया है जी ऑफ टी और फिर एट द एंड जैसे ही इंटीग्रेशन प्रोसेस फिनिश हुआ तो यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट k1 ऐड कर देते हैं। फिर नेक्स्ट एक काम ही कर लेते हैं कि t की वैल्यू वापस से यहाँ पर जैसे पुट की गई तो अब इंटीग्रेशन i कुछ कुछ ऐसा दिखा i इज इक्वल टू 1/a टाइम्स जी ऑफ ए एक्स प्लस बी और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट k1। तो ये इस थ्योरम का प्रूफ हो गया। तो हेंस प्रूफ। तो यहां से हुआ ये कि अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स है तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/a टाइम्स जी ऑफ ए एक्स प्लस बी। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ऐसे कर सकते थे, मतलब अगर इसे ऐसे देखा जाए, मतलब ये 1/a को तो ऐसे लिखा, अब एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ से हुआ ये था कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर जी एक्स प्लस के गिवन है तो एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी लिखा जा सकता था जी ऑफ टी प्लस के। तो अगर इसको इस फॉर्मेट में लिख दें तो ये अपने पास मिल जाएगा ऐसे जी ऑफ टी और प्लस के। तो अब यहाँ से हुआ ये कि अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये अपने को मिल रहा था 1/a टाइम्स जी ऑफ टी और प्लस के अपॉन ए। अब यहाँ पर हुआ ये था कि k कोई भी कांस्टेंट था, a कोई भी कांस्टेंट था, तो कलेक्टिवली ये जो अपने पास k अपॉन ए आया था तो इस कांस्टेंट को k1 लिखा जा सकता है, मतलब इसको एक नया कांस्टेंट k1 कह दिया। तो यही वो चीज थी जो इस स्टेप के बाद अपने को यहाँ पर देखने को मिली थी। तो ये फिलहाल था अपने पास प्रूफ इस थ्योरम का।
तो इस थ्योरम में आपने को ये बताया था कि अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स है तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/a टाइम्स जी ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो अब इसका यूज करके, इस थ्योरम का यूज करके कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, इवेलुएट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 dx। वैसे तो अगर चाहे तो इस इंटीग्रेशन को यहाँ पर इंटीग्रेशन को 2x और 3 पर डिस्ट्रीब्यूट करके भी सॉल्व किया जा सकता है, मगर हुआ ये कि अगर अपने को x का इंटीग्रेशन मालूम है, मतलब अगर अपने को इस x का इंटीग्रेशन मालूम है जो कि होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, तो वो ये कि x के प्लेस पर एक लीनियर फंक्शन आ चुका है। तो अब अगर मैं इस लीनियर फंक्शन का इंटीग्रेशन करूं तो इस लीनियर फंक्शन का इंटीग्रेशन अपने पास हो जाएगा, अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू था तो एफ ऑफ लीनियर का इंटीग्रेशन ये मेरे पास बन जाएगा 2x+3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, और एक 1/a और आ जाएगा। अब ये जो 1/a आ रहा था ये इस लीडिंग कोएफिशिएंट की वजह से आ रहा था, तो ये आ गया 1/2 और फिर प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो इसको लिखा जा सकता है 2x+3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस के। अब इस पर बेस्ड एक और एग्जांपल देखते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये अपने पास गिवन है cos ऑफ 2x+3 dx। तो अब हुआ ये कि अगर अपने को cos x का इंटीग्रेशन पता है तो cos ऑफ लीनियर का इंटीग्रेशन लिखा जा सकता है। तो अब होता यह था कि cos x का इंटीग्रेशन होता था sin x, तो यहाँ पर cos ऑफ लीनियर का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन, और एक 1/a बाहर आ जाएगा। अब ये जो a अपने पास गिवन था इस लीनियर का लीडिंग क्वोशिएंट था, यानी कि 1/2 एज इट इज आ गया, फिर प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये गिवन इंटीग्रेशन की वैल्यू अपने पास गिवन थी। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 7x प्लस 4 dx। तो अगर अपने को sin x का इंटीग्रेशन पता है जो कि होता था माइनस का cos x, यानी कि sin ऑफ लीनियर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos ऑफ लीनियर। अब cos ऑफ लीनियर होते ही होगा ये कि 1/a भी अपने को बाहर चाहिए, और ये जो a होगा, ये जो लीनियर एक्सप्रेशन अपने पास लिखा हुआ है इसका लीडिंग कोएफिशिएंट हो गया। तो sin x का इंटीग्रेशन हो जाता था माइनस का cos ऑफ x, तो sin ऑफ लीनियर का इंटीग्रेशन हो गया cos ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन दैट इज cos ऑफ 7x प्लस 4, और फिर एक 1/a इस तरह से बाहर आ गया, फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये अपने पास आ गया आई। इस पर बेस्ड एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास गिवन है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 2x dx। तो अब अगर इसे देखा जाए तो अल्टीमेटली यहाँ पर इंटीग्रेशन कुछ ऐसे लिखा हुआ है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 2x+0। तो यहाँ पर लीनियर का जो रूप है वो कुछ कुछ ऐसा देखने को मिला, 2x+0 टाइप। तो a की वैल्यू तो यहाँ पर 2 होगी एंड b की वैल्यू 0 होगी। तो अब अगर अपने को cos x का इंटीग्रेशन पता है जो कि होता था sin ऑफ x, तो cos ऑफ लीनियर का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin ऑफ लीनियर, और फिर एक 1/a बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से cos 2x का इंटीग्रेशन हो गया 1/2 sin 2x, और फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो फिर फर्दर इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं, इवेलुएट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x dx। तो अब यहाँ पर लीनियर की जगह 4x ने ले रखी है। तो अब ये हुआ कि sin x का इंटीग्रेशन अगर अपने को मालूम है तो sin का इंटीग्रेशन cos होता है, तो sin ऑफ लीनियर का इंटीग्रेशन, इनफैक्ट sin का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है, तो sin ऑफ लीनियर का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos ऑफ लीनियर, और फिर लीनियर का एक 1/a बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से sin 4x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस 1/4 cos ऑफ 4x, और फिर प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फिर एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं इस पर बेस्ड। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 7x प्लस 5। तो अगर अपने को e पावर x का इंटीग्रेशन मालूम है तो e पावर लीनियर का इंटीग्रेशन भी लिखा जा सकता है। तो e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x ही होता है, तो e पावर लीनियर का इंटीग्रेशन हो जाएगा e पावर लीनियर एक्सप्रेशन, और फिर एक 1/a मतलब 1/7 बाहर आ जाएगा, और फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये फिलहाल था अपने पास e पावर 7x प्लस 5 का इंटीग्रेशन। इस पर बेस्ड एक और एग्जांपल देखते हैं। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 पावर
4x प्लस 5 dx। तो अगर अपने को 3 पावर x का इंटीग्रेशन पता है जो कि होता था 3 पावर x अपॉन log ऑफ 3, तो यहाँ पर 3 पावर लीनियर का इंटीग्रेशन भी लिखा जा सकता है। तो 3 पावर लीनियर का इंटीग्रेशन हो गया 3 पावर लीनियर डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग ऑफ 3, और फिर एक 1 अपॉन a, इनफैक्ट 1 अपॉन 4 बाहर आ जाएगा, फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये इस इंटीग्रल i की वैल्यू थी। फिर इस पर बेस्ड एक और एग्जांपल उठाते हैं। तो इवेलुएट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x प्लस 3 dx। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन अगर अपने को मालूम है जो कि होता था नेचुरल लॉग ऑफ x, यानी कि 1 अपॉन लीनियर का इंटीग्रेशन अपने पास मिल जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस 3, और फिर एक 1 अपॉन a बाहर आ गया, इनफैक्ट 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये इस इंटीग्रेशन i की वैल्यू होगी। फिर इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन गिवन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 11x प्लस 13 dx। तो अगर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अपने को मालूम है तो sec स्क्वायर लीनियर का इंटीग्रेशन लिखा जा सकता है। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता था tan x, तो यानी कि sec स्क्वायर लीनियर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan ऑफ लीनियर। तो लीनियर हो गया 11x प्लस 13, और एक 1 अपॉन a बाहर आ गया, और फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये इस गिवन इंटीग्रल की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 11 टाइम्स टेंजेंट ऑफ 11x प्लस 13। फिर इस पर बेस्ड एक और एग्जांपल देखते हैं। तो गिवन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर 5x प्लस 21 dx। तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता था माइनस का cot ऑफ x, तो cosec स्क्वायर लीनियर का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का cot ऑफ लीनियर 5x प्लस 21, और एक 1 अपॉन a बाहर और आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये इस i की वैल्यू होगी। अब इस पर बेस्ड एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये गिवन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cot ऑफ 5x प्लस 9 dx। तो cot x का इंटीग्रेशन अगर अपने को मालूम है तो cot ऑफ लीनियर का इंटीग्रेशन लिखा जा सकता है। तो cot ऑफ x का इंटीग्रेशन होता था log ऑफ sin ऑफ x, तो cot ऑफ लीनियर का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ sin ऑफ लीनियर 5x प्लस 9, और फिर एक 1 अपॉन 5 बाहर आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये थी फिलहाल अपने पास नेक्स्ट थ्योरम, जिसने अपने को ये बताया कि अगर fx का इंटीग्रेशन gx होता है तो f ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रेशन 1 अपॉन a टाइम्स g ऑफ ax प्लस b होगा। तो अगर fx का इंटीग्रेशन gx है तो f ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन a टाइम्स g ऑफ ax प्लस b। और इस थ्योरम पर बेस्ड ये कुछ एक स्टैंडर्ड एग्जांपल्स अपने पास दिए गए थे।